नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि तू अपने अभ्यास का डमरू बजाता चल, तू अपने अभ्यास का डमरू बजाता चल, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाता चल। तेरा ज्ञान ही तेरे भविष्य का महल बनाएगा, वही तुझे सारी परीक्षाओं से पार लगाएगा। जी हां दोस्तों, यदि हम अभ्यास के साथ साथ लगातार ज्ञान को लेते रहते हैं तो निश्चित मानिएगा दोस्तों कि जिंदगी के अंदर लगातार हम सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। और दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा किसी भी काम को करते हैं तो उसमें अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप किसी भी काम को प्रैक्टिस के रूप में लोगे, अभ्यास के रूप में लोगे, निश्चित तौर पर आप उस काम के अंदर धीरे धीरे महारत हासिल करते रहोगे। और दोस्तों, पढ़ाई के अंदर भी यही है। इसलिए हमेशा आपने सुना भी होगा, आप भी इस चीज को समझते होंगे कि आप जिस भी पढ़ाई को कर रहे हो उसको अच्छे से समझ के उसमें अच्छा सा अभ्यास करें, अच्छा सा उसको रिवाइज करें। लेकिन दोस्तों, ये अभ्यास, ये रिवीजन और उसके बाद में अपने मस्तिष्क के अंदर पूरी तरह से ज्ञान को अध्यारोपित करना, यह तभी संभव है जब हम पढ़ाई को रुचिकर बनाएं और पढ़ाई पूरी तरह से हमें समझ में आए। अन्यथा रटने से कभी भी पढ़ाई लंबे समय तक उस पढ़ाई के अंदर हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई को जस्ट एज ए फन, एंजॉय के रूप में आप आगे बढ़िएगा। कभी भी यह मत सोचो कि पढ़ाई जो है यह एक बोरियत हिस्सा है। मजे लो इस पढ़ाई के अंदर, और जितना आप इस पढ़ाई के अंदर आनंद लोगे उतना ही निश्चित मानिएगा कि पढ़ाई जो है यह आपको सफलता भी दिलाएगी और जिंदगी के अंदर उमंग भी लाएगी। और दोस्तों, मैं यह कहना भी चाहूंगा कि कभी भी यदि आप मेहनत करते हो तो तीन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और तीन बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें कि हम किस काम को करने जा रहे हैं। यह लक्ष्य आपके मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले स्थापित होना चाहिए। अर्थात पहली जो बात है कि जो लक्ष्य है यह आपके मस्तिष्क के अंदर होना ही होना चाहिए। दूसरी बात हमेशा याद रखें कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप यदि कोई भी हार्ड वर्क करते हो, किसी भी काम में हार्ड वर्क करते हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो मेहनत भले ही कई बार देर से सही, लेकिन सफलता मंजिल लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाती है। तो याद रखिएगा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए कभी प्रयास करें तो यह न सोचें कि इससे क्या होगा। मेहनत अवश्य कहीं न कहीं पर आपको सफलता दिलाने के लिए आपके रास्तों को तैयार कर रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आप अपने मस्तिष्क में स्थापित करें, और वो है कि असंभव कुछ नहीं। कई बार तो विद्यार्थी इन सरकारी जो नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी इसलिए नहीं कर पाते कि इतने सारे लाखों बच्चे बैठेंगे, कहां पर हमारा सिलेक्शन होगा। और इसलिए वो इस भीड़ को देख के, इन आंकड़ों को देख के कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, या कई बार तो इस पाठ्यक्रम को देखकर घबराहट आ जाती है। और याद रखिएगा, यदि आप किसी भी काम को करने से पहले ही इन नकारात्मक घबराहट को पैदा करते हो तो ऐसी स्थिति में तो यह पक्का ही मानिएगा कि वो चीज मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, और उसको संभव बनाने के लिए आवश्यकता है एक अच्छी रणनीति की। और उस रणनीति को अंजाम देने के लिए किस प्रकार से हम एक प्लानिंग करें, और याद रखें कि यह अच्छी प्लानिंग ही आपको मेहनत करके सफलता तक पहुंचाती। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे मेहनत करते रहते हैं और उसके बाद में कहते हैं गुरुजी पार नहीं पड़ रही, पास नहीं हो रही। याद रखना, कहीं न कहीं पर कोई न कोई प्लानिंग में कमी है। समय उस सबके साथ यही है। समय यह नहीं है कि सब उसके साथ ज्यादा है, अपने साथ जो है वो कम है, या उसके साथ कम है, हमारे साथ ज्यादा है।
टाइम सबके साथ समान है, लेकिन उसी टाइम को कैसे मैनेज करता है, क्या रणनीति अपनाता है, क्या प्लानिंग करता है, योजना बनाना यह बहुत बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी काम को करें उससे पहले भले ही थोड़ा सा समय आप इस चीज में इन्वॉल्व करिएगा, अपने आप को इतने से उस समय के लिए झोंकिएगा ताकि एक अच्छी रणनीति बना सकें। और यहां पर इस सेशन के अंदर इस सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर जिसको अपन कहते हैं, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसको आयोजित करती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें कैसे शुरू करें तैयारी, किन बातों का रखें ध्यान ताकि परीक्षा में एक बेहतर रैंक के साथ हम सफल हो पाए। और उसी की यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ मैं आपको तैयारी के टिप्स बता रहा हूं, उन टिप्स को अपने मस्तिष्क में सजीव रखिएगा और तैयारी करते समय यदि ये टिप्स आपके मस्तिष्क के अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आप कहो कि सिलेक्शन एक बेहतर रैंक के रूप में आप पदस्थापित होंगे, यह बिल्कुल निश्चित मानिएगा। लेकिन तैयारी की इन रणनीतियों को अपने मस्तिष्क के अंदर हमेशा जिंदा रखना है और इनको क्रियान्वित भी करना है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात कि रीड सिलेबस वेरी केयरफुली, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एग्जाम। अर्थात सिलेबस का भली भांति अध्ययन करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराती, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे वो यूपीएससी हो, हर परीक्षा का एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। और सामान्यतः अपन तैयारी शुरू कर देते हैं, सिलेबस से कोई मतलब नहीं, सिलेबस को चलो है भी तो थोड़ा बहुत देख लिया, कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं सिलेबस के अंदर तो एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए और ये स्वतः ही याद हो जाते हैं। सिलेबस को याद किया नहीं जाता, ये तो याद हो जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो और सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास रहती है। इसलिए मैंने यहां पर स्टडी मटेरियल जो है, इस ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है उसके अंदर सिलेबस डाला है ताकि उस सिलेबस को आप देख सकें और उसके बाद में उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और उस सिलेबस के अंदर जब भी पढ़ रहे हो एक एक चीज को टिक करेंगे, ये टॉपिक्स हमारे हो गए। और जब टॉपिक्स हो गए आप अंडरलाइन करोगे, निश्चित मानिएगा कि वो सिलेबस तो स्वतः ही याद हो जाता है कि उसके अंदर ये यूनिट्स हैं, उनमें ये दिया हुआ है। और जितना अच्छा सिलेबस का भली भांति अध्ययन किया, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि कभी भी आपको परीक्षा से घबराहट होगी नहीं। उसी को घबराहट होती है, रे भाई इतना बड़ा सिलेबस, टाट कुर्चे गुरुजी बहुत लौटा सिलेबस है, पार नहीं पड़ रही। उसने सिलेबस को कहीं से सुना कि बड़ा है, सिलेबस उसके पास नहीं। सिलेबस को ले और एक एक शब्द जो पढ़ते चल रहे हो अंडरलाइन करते चलो, स्वतः ही सिलेबस हो जाता है। हजारों बच्चे जब पढ़े हुए पदस्थापित हो चुके हैं तो यकीन मानिएगा कि आप भी उसी कड़ी के अंदर यहां पर तैयार हो। और मैं चाह रहा हूं कि जब हजारों बच्चे पदस्थापित हुए तो मेरी उसी कड़ी के अंदर आपका नाम भी वापस वहां पर सफलता के रूप में दिखना चाहिए। तो याद रखिएगा, सिलेबस बड़ा नहीं है, सिलेबस हो और उसके बाद में उसको आप पढ़ना शुरू कर दें। तो सिलेबस का भली बात अध्ययन करें, बिना सिलेबस के ही अपन फटकार दे रहे हैं, यह गलत है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर जो पेपर होते हैं, ये पेपर आपके दो होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को अपन जीके का पेपर बोलते हैं, जनरल नॉलेज का पेपर। आप कई बच्चे बोलते हैं जीके का पेपर है पहला। दूसरा पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट का पेपर। यदि मैं सिलेबस की बात करूं, यहां पर पहला जो जीके का पेपर है उसमें 100 सवाल आते हैं और इसके अंदर आपके 150 सवाल आते हैं। ये सब कुछ पता भी होना चाहिए, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। एक सवाल आरपीएससी का एक नियम है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी का नियम है कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है। तो मैंने यहां पर लिखा कि ईच क्वेश्चन जो है ये आपके 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है। तो 100 सवाल आपके 200 अंकों के हो गए और ये आपके 150 सवाल, इसका मतलब 300 अंकों के हो गए। ये आपकी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसका यदि पूर्णांक कहें, मैक्सिमम मार्क्स की यदि बात करें तो 500 अंक है, इसमें से आपकी मेरिट बनती है। तो याद रखें 500 अंकों का
आपका स्कोर होता है, जिसके अंदर से आपने कितना लिया है, 500 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स है, अर्थात उसमें से आप कितने नंबर ला रहे हो उसके आधार पर फिर आपकी वहां पर मेरिट बनती है और वहां पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो याद रखें आपको कि 2 पेपर होते हैं, जीके का और सब्जेक्ट का, और इसके अंदर 100 सवाल है, इसमें 150 सवाल है, और 100 सवाल का मतलब एक सवाल 2 नंबर का, 100 सवाल 200 अंकों के, 150 सवाल इसका मतलब 300 अंकों के। लेकिन याद रखें कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए और ये सब कुछ भी आपको पता हो। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है उसमें जो पहला पेपर है, अर्थात पहला पेपर जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें 100 सवाल होते हैं, पहले पेपर में कितने सवाल, 100 सवाल होते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा 100 सवाल। अब 100 सवाल है तो एक सवाल 2 नंबर का, अर्थात ये पेपर होता है कितने का, 200 मार्क्स का। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, अर्थात इसके 200 अधिकतम अंक है, जिसको पूर्णांक कहते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है, अर्थात 200 जो मार्क्स का पेपर है, अर्थात 100 सवाल आपको 2 घंटे में करने हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के, अर्थात ऑब्जेक्टिव होते हैं, सभी आप जानते हो। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह आपको पता होना चाहिए। कहीं होगा जीके का है, जीके का है, जीके का है तो है क्या, ये जीके तो अथाह भंडार है, अनंत है, तो जीके में पता तो सबसे मुख्य चीज है यहां पर, वो है राजस्थान जीके। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री, और ये वैसे भी आपको आना चाहिए। राजस्थान के अंदर यदि अपन रह रहे हैं तो कम से कम राजस्थान के इतिहास को जाने कि राजा महाराजाओं का किस प्रकार का काल रहा, समय रहा, राजस्थान की कल्चर संस्कृति में जीते हैं, पता रहे कि यार राजस्थान की संस्कृति क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी क्या, नदी तालाब क्या, पर्वत अरावली श्रृंखलाएं, सब कुछ पता होनी चाहिए। तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़े, इंटरेस्ट लें, और ये आपके 80 नंबर की, अर्थात 40 सवाल हैं इसके अंदर, 40 सवाल इसके अंदर ये आते हैं। सेकंड है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान के समसामयिक घटनाक्रम। अखबार को जनरली अपन आधी पौन घंटे पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर क्या समसामयिक घटनाक्रम है, सरकार की कैसी लोक जन हित के हित रूप में क्या क्या योजनाएं आ रही है, कौन से आपके राजस्थान के अंदर जो है इस प्रकार की स्थितियां, चाहे वो राजनीतिक हलचलें हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे राजस्थान के जो खिलाड़ी है उनके रूप में हो, अर्थात राजस्थान से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। ये आपका जो है ये आपके 20 नंबर के, अर्थात 10 सवाल इसके अंदर से आते हैं, 10 सवाल। क्लियर? तो ये आप जब राजस्थान के अखबार अर्थात न्यूज़पेपर से या क्रॉनिकल से जुड़ते हो तो आसानी से 10 सवाल हो जाते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, अब देखो मैंने इसलिए कही थी सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इंडिया की यहां पर देखा जनरल नॉलेज जीके ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब वर्ल्ड की इंडिया, कोई वर्ल्ड की जो जीके है, वर्ल्ड की या इंडिया की जीके कोई साधारण है क्या? विश्व छोटा है भाई, इतना सा है क्या? इतना बड़ा अथाह विश्व है ये, इसकी जीके को पढ़ने में तो अपन बूढ़े हो जाए, जब भी ये पूरी नहीं हो तो बात ये आती है कि फिर अपन क्या करें। तो यहां पर सिलेबस के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको वर्ल्ड की जीके में क्या क्या पढ़ना है और इंडिया की जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो इसलिए उन्हीं पॉइंट्स को पढ़े, पूरा आपको वहां पर अथाह भंडार नहीं पढ़ना है। 60 नंबर अर्थात 30 सवाल इसके आते हैं, यहां लिख देता हूं मैं जगह, 30 सवाल इसके आते हैं। क्लियर? और एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के आपके 40 जो सवाल अर्थात 40 जो नंबर है, अर्थात 20 सवाल आपके इसके आते हैं। तो यदि अपन सवालों की बात करें तो 40 सवाल, 30 सवाल, 20 सवाल और 10 सवाल, कुल मिला के 100 सवाल इस पूरे का होता है। यहां पर इक्वल मार्क्स है, अर्थात हर क्वेश्चन जो है समान अंक बार का है। नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव मार्किंग। रीट एग्जाम के अंदर जैसे अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो आते हैं वो कर दो और जो नहीं आते उन पर लगा दो, आप टिक तो करो, चिकचाणी भर दो, ओएमआर में चिकचाणी भर दो। नहीं आते तो अपने भैरू जी जो है उसका नाम लेके करो, एक आध भैरू जी देवता है उनके नाम से ही सही निकलेंगे, और निकल भी जाते हैं। बच्चों के 5-10 सवाल है, नहीं आए करे गुरुजी मैंने तो ए भरा या से भरा, मेरे तो 1-2 निकल गए, अब वहां निकल सकते हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात आता है तो करें, नहीं आता तो छोड़ दें, क्योंकि यदि आपने गलत कर दिया तो 1/3 अर्थात 1/3 नंबर आपके जो सही नंबर मिल रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन भी गलत करने पर 1/3 नंबर वहां पर डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आता है तो ही करें, नहीं आता तो अनावश्यक टिक न करें, क्योंकि वो आपको नकारात्मक माहौल में, नाम इसका नेगेटिव है, अर्थात नेगेटिव में धकेलने का काम कर रहा है। अरे पटको उसको, बेकार नहीं करना, जब नहीं आता तो आता है तो करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पहला पेपर की बात हो गई। अब आती है बात यहां पर सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की यदि मैं बात करूं स्पेशली, और यदि बात करें अपन साइंस की,
तो यहां पर साइंस की यदि अपन बात करें तो दोस्तों याद रखें, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड कुल मिला के 4 पोर्शन के रूप में यहां पर आपके पूरे ये 150 क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है गुरुजी यहां पर 4 सब्जेक्ट है, पीसीबी और टीएम, क्लियर। अब यहां पर ये जो 150 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस है, वो कैसे हैं? तो यदि मैं बात करूं 2016 सेकंड ग्रेड की और 2018 सेकंड ग्रेड की, 2016 सेकंड ग्रेड जो भले ही एग्जाम 1 जुलाई 2017 को हुई थी और 2018 की जो सेकंड ग्रेड थी जिसकी एग्जाम 1 नवंबर 2018 को हुई थी, दोनों ही सेकंड ग्रेड अर्थात इस सेकंड ग्रेड जो होगी उससे जस्ट पहले की 2 आरपीएससी की सेकंड ग्रेड, उनके पेपर्स का अवलोकन करें और आरपीएससी का यदि ट्रैक देखें कि आरपीएससी किसमें से कितने कितने क्वेश्चंस देती है, तो याद रखें इनमें समान है, अर्थात 43 की जगह यहां पर 44 है और 20, मतलब बायोलॉजी में केवल एक सवाल ज्यादा आता है, अन्यथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके समान अंक है। जितने फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं उतने केमिस्ट्री में, उतने बायोलॉजी में। ये नहीं सब बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी है तो कोई ज्यादा सवाल आएंगे, नहीं। आप देख लीजिएगा 2016-2018 का पेपर अर्थात इससे पहले की सेकंड ग्रेड के पेपर्स को अवलोकित करें, और ये पेपर्स भी मैंने यहां पर ऐप पर स्टडी जो मटेरियल है उस सेक्शन के अंदर यहां पर डाल रखे हैं। तो उनमें आप देखोगे तो 43 क्वेश्चन फिजिक्स के, 43 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 44 क्वेश्चन बायोलॉजी के। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ज्यादा आता है और 20 जो क्वेश्चन है जो आपके ये आपके टीचिंग मेथड के आते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से ये 150 हो जाते हैं, क्लियर। अब यहां पर है कि ये जो 150 सवाल है उसमें क्या होता है, तो जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब 11-12 स्तर, और सेकेंडरी का तो क्या 10वीं तक का तो क्या होता है, पढ़ने के लिए उछाट है हल्का सा, कि हल्की सी चीज को पढ़ ली उससे उछाट आ गया, वो चीज है 10वीं। तो अन्यथा पूरा खेल यहां पर 11-12 से शुरू होता है ग्रेड सेकंड के अंदर है। तो 11-12 जो है उस 11-12 के यहां पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, 180 नंबर के यहां पर क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पोर्शन है, लेकिन याद रखें ग्रेजुएशन का पोर्शन केवल थोड़ा सा ये आंशिक है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 28 यूनिट तो 11-12 की है, और छोटी छोटी सी 6 यूनिट, छोटी सी, मतलब अपन पढ़ेंगे तो हल्का सा जब रस आएगा ना, उससे पहले तो आप कहोगे गुरुजी ये लो हो ही गया, ये तो मामला ही है, रस बने उससे पहले तो मामला ही खत्म हो गया। ऐसे मात्र 6 यूनिट वहां पर दे रखी है बीएससी की, अर्थात वो केवल टच है, अन्यथा कोई ज्यादा नहीं है। उनको भी पढ़ना है, उनको पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूं ये पूरा पोर्शन लगभग 11-12 जो है वो सलेट लेता है, काफी हद तक बीएससी की अप्रोच को वहां पर पहुंचा देता है। और इसके बाद में टीचिंग मेथड के आपको मैंने बताया था 20 सवाल अर्थात 40 अंक के है ये, क्लियर। तो ये इसका पूरा ट्रैक रहता है, अर्थात यदि आप 11-12 को ढंग से मजबूत कर लेते हो और उसके बाद में बीएससी की जो यूनिट्स के पोर्शन है जो दे रखा है उसको थोड़ा सा आप ढंग से अच्छे से कर लेते हो, मैं कहता हूं सवाल कोई गलती नहीं होता, बच्चे बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हैं, क्योंकि चीजें सरल है। अरे भाई 11-12 की चीजें हैं तो 11-12 की चीजें हैं तो 11-12 के बच्चा छोटा होता है वो भी पढ़ता नहीं पढ़ता, तो जब वो पढ़ता है तो उनको तो अपन बीएससी बीएड यहां पर इस परीक्षा को जो है बीएससी बीएड एटलीस्ट योग्यता है तभी बैठ पाता है, तो उसकी तुलना में तो योग्यता भी ज्यादा है, तो कठिन नहीं है चीजें। दिक्कत यह है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि कभी भी अपन को कोई चीज समझ में नहीं आई तो यकीन मानिएगा कि अपन ने गलत तरीके से पढ़ा है, इसीलिए वो चीजें समझ में नहीं आई, इसीलिए वो चीजें रुचिकर नहीं बनी, इसीलिए उसके अंदर आनंद नहीं आया। और मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि पढ़ाई जो है उसके अंदर कभी भी वक्त को खराब न करें, जुट जाएं उसके अंदर, क्योंकि कहते हैं कि आज से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। आप कल आएगा तो फिर बोलोगे कल, तो इसलिए कहते हैं कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। हमेशा आज तो आज ही रहेगा, 1 मिनट बाद में भी आज ही रहेगा, तो कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, इसलिए आज से बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा इंतजार न करके पढ़ाई में पूरी तरह से जुट जाए। तो ये दोनों पेपर्स के बारे में मोटे तौर पर बताया कितने कितने क्वेश्चंस और यहां पर आता है। इसके बाद में सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को समझने के लिए स्टडी मटेरियल का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्टडी मटेरियल का चुनाव, आपने सिलेबस आपके पास आ गया, सिलेबस में देख लिया, सिलेबस के अंदर यह भी देख लिया कि कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि उन टॉपिक्स को समझने के लिए कहां से पढ़ें। अब पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल होना चाहिए या एक गाइड होनी चाहिए, अर्थात आपको कौन बता रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वो होना चाहिए। अब यहां पर मुख्य बात यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल बुक्स या जो भी टीचर या गाइड जो आपका है वो उसको ये पता अच्छे से होना चाहिए कि वास्तविकता में इस आरपीएससी जो है
इस आरपीएससी की अप्रोच क्या है, उसका लेवल क्या है, और ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम जो बना है, उसमें करिकुलम जो है उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से उस करिकुलम को बांधती है, और वो होती है आपके एनसीईआरटी की किताबें। पूरा सिलेबस यहां से डिजाइंड है। या आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें इससे पहले जो चलती थी वो भी अच्छी है, मैंने इसलिए इनकी हमेशा बढ़ाई करी है कि एनसीईआरटी, कई जगह वीडियो में आपने सुना होगा, बेहतरीन किताबें हैं। एक एक लाइन आपको वहां पर कुछ ना कुछ देके ही जाती है, एक अलग ज्ञान को यहां पर एक बूंद वहां पर टपकाती है। इसलिए बेहतरीन बुक है ये एनसीईआरटी की। इसलिए हमेशा इन किताबों का रेस्पेक्ट कीजिएगा, और हमेशा आपको टीचर या गाइड क्या प्रोवाइड करा रहा है, क्या दे रहा है आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम वो पढ़ लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और कई बार वो चीज छोड़ देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस के स्तर के मुताबिक। अब इसका स्तर परीक्षा का क्या है, उसके मुताबिक आप उस स्टडी मटेरियल जो है, अर्थात किताबों का, और आपको जो भी गाइडलाइन मिल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, और जो भी आप जिनके साथ कनेक्ट हो उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपको वो किस प्रकार से उस स्टडी मटेरियल को बेहतरीन रूप से, किन बुक्स के रूप से आपको वहां पर लेते हुए अप्रोच कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में आगे जो बात आती है वो है लेवल ऑफ एग्जाम। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखें और परीक्षा के स्तर को पहचाने, काफी महत्वपूर्ण बात है। हर परीक्षा का एक स्तर होता है। यदि अपन बात करें कि रीट की परीक्षा, अब रीट की परीक्षा का जो क्वेश्चंस है आपने देखे, काफी सरल आए, सिंपल सिंपल से आए है, पढ़ा हो गया टिक। अब यहां पर ग्रेड सेकंड है, और सेकंड ग्रेड के यदि एक बार पेपर देखना, यहां पर स्टडी मटेरियल जो है उसके अंदर एक सेक्शन डाला है मैंने पिछले सालों के प्रश्न पत्र, और वहां पर देखना, अब देखोगे तो आपको गुरुजी टाट कुचल रही है, और टाट कुचल रही है, इसका मतलब वो चीज आ नहीं रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब याद रखिएगा कि आप वहां पर उस परीक्षा के लेवल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इस परीक्षा का एक लेवल है, आप उस लेवल के अकॉर्डिंग यदि तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो निश्चित मानिएगा कि सवाल कभी वहां पर आपको अजीब सा नहीं लगेगा। और आपने उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करी, आपने बिल्कुल हल्का हल्का सब, तो फिर ऐसी स्थिति में वहां तक क्वेश्चन की अप्रोच नहीं पहुंचेगी। तो मजे से पढ़ो, आनंद से पढ़ो, और उस लेवल तक अपने आप ही वहां पर आप पहुंच जाओगे। तो यहां पर पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है, इसलिए डाउनलोड का ये साइन है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र होने ही चाहिए। ग्रेड की बात करें तो 2010 के अंदर सेकंड ग्रेड हुई थी, 2011 के अंदर 2013-14 है, 13 में वैकेंसी, 14 तक, तो 13-14, उसके बाद में 16, इसके बाद में 18। तो पिछले सालों के सेकंड ग्रेड के पेपर जो है मैंने इसमें भी डाल रखे हैं, ऐप के अंदर भी, तो आप उनको वहां पर देख लें। अन्यथा हर जो चीज है उनको साथ के साथ जब चैप्टर्स होंगे तो उसके अंदर अपन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखें, परीक्षा के स्तर को पहचाने, काफी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अगली जो बात है अपनी रणनीति का हिस्सा, वो है परीक्षा के दिए गए पाठ्यक्रम में उन विषयों का चुनाव जिनमें कम रुचि है, उनको किस प्रकार से रुचिकर बनाया जाए। तो जो चीजें अपन को ऐसी लगती है कि यार अजीब सी लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को लगता है गुरुजी मेरे तो फिजिक्स अभी तक समझ में नहीं आई, जिंदगी निकल गई, बीएससी हो गई, फिजिक्स से तो डर लगे, फिजिक्स से डर लगे, फिजिक्स तो ऐसी समझ में आ जाती है कि उसके बाद में फिजिक्स से अच्छा ही कुछ नहीं लगे। तो इसका मतलब क्या है कि रुचिकर बनाया, इंटरेस्ट। फिजिक्स तो ऐसा है कि इसके अंदर तो पूरी तरह से रस से लबालब हो जाए, मजे आ जाए, चाहे अपन सूत्र को पढ़ रहे हैं, चाहे थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जस्ट एज एंजॉय। आपको प्ले, जैसे खेलने के अंदर मजा आता है, सिमिलरली पढ़ाई के अंदर भी मजा आता है। और इसीलिए याद रखिएगा, यदि कोई भी चीज आपको फिजिक्स कठिन लग रही है, केमिस्ट्री कठिन है, बायोलॉजी कठिन लग रही है, आप उसको दुरुस्त करें। और दुरुस्त करने का तरीका क्या है कि आप उसको रुचिकर बनाएं, आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ें, आप उसको समझ के पढ़ें, रटे नहीं। रटोगे तो कितना, समझ के पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में दिमाग पूरी तरह से ज्ञान से भर जाएगा। यहां पर ये ज्ञान के ये जो छोटा से छोटा हिस्सा ही खाली है, इसका मतलब अपूर्णता है, भरे इसको। अब भरने का तरीका वही है कि हम रुचि पैदा करें। ये ज्ञान पूरा भरा हुआ, तो ये जो खाली हिस्सा है इसको भी भरना है। इसलिए यदि हम इस प्रकार से पूरे ज्ञान के साथ बढ़ते हैं तो मुस्कान ही मुस्कान, और जिंदगी के अंदर पढ़ने में भी आनंद आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, और उससे आपको आगे सफलता भी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो परीक्षा के लिए दिए गए पाठ्यक्रम में उन विषयों का चुनाव जिनमें कम रुचि है, उनको किस प्रकार से रुचिकर बनाया जाए, काफी महत्वपूर्ण।
अगली जो बात है यहां पर वो है कि परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए और प्रतिदिन कितना पढ़े। ये काफी महत्वपूर्ण। देखो ये यहां पर क्या है कि परीक्षा की तैयारी के लिए यहां पर दो तरह के पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। अब कितने टाइम अपन दें, तो देखो मैं यहां पर आपको बताऊं, और यहां पर यदि अपन बात करें कि कितना टाइम है, तो यदि आप प्रतिदिन 5 + 3 = 8, अर्थात आपके सेकंड पेपर को 5 और फर्स्ट पेपर को आप 3 घंटे देते हैं, तो कुल मिला के 8 घंटे प्रतिदिन रूप से आप पढ़ते हो, तो निश्चित मानिएगा कि इस पूरे पाठ्यक्रम को, अर्थात जो पूरा सिलेबस है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, उसको आसानी से 4 महीने में आप कंप्लीट कर दोगे। 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले हो जाता है, इसमें तो होना ही होना है। लेकिन आप प्रतिदिन 5 + 3 = 8, और मैं कहता हूं आप इस प्रकार से यदि पढ़ते गए तो डेली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस विश्वास से आपको लगेगा कि अब सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप लगातार अपने आप को उन चीजों से कनेक्ट करोगे, और आप डेली के ऑब्जेक्ट बनाइएगा कि आज जैसे सुबह उठे तो पता रहे कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। आप वीकली अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए, आप जो है वहां पर लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बनाइए, पूरे महीने में क्या पढ़ना है, तो आपके डेली अचीवमेंट क्या है, आपके वीकली अचीवमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट क्या है। आपको दिन भर के अंदर, कई बार तो ये होता है, कई ये कहते रहते हैं कि गुरुजी टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। भाई उसको टाइम कैसे मिल जाता है? जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, टाइम तो उसके लिए भी वही दिन तो आपका पूरा 24 घंटे का ही है। 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का नहीं, 24 घंटे का। वो अपन बोलते हैं 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ये वो है। लेकिन यहां पर साइंस के अंदर, फिजिक्स की बात करें तो यहां पर 24 दिन होता है। दिनांक कब आती है? 24 घंटे बाद में। बोलते हैं संडे और मंडे, तो संडे के बाद में मंडे आएगा कितने? 24 घंटे के बाद में। इसलिए दिन का मतलब अपने यहां पर पढ़ाई में 24 घंटे का ही चलता है। क्लियर? ये तो अपन ने बना दी, जब सूरज नहीं है तो अपन रात मान लेते हैं, जब सूरज है उजाला हो जाता है दिन मान लेते हैं, 12-12 मान ली। लेकिन बोलचाल में, पढ़ाई में हमेशा दिन होता है। दिन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। अब उस 24 घंटे के अंदर ही हमको टाइम निकालना है, और उसी के अंदर अपन को रिलैक्स होने का टाइम भी है, अर्थात रिलैक्स भी रहे, ये सब कुछ है। और उसी में आपको कुछ रिवाइज करने का समय भी मिल जाएगी। पढ़ लिया, एक तो पढ़ना, और उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा सा दोहराने का समय भी मिल जाए, ताकि दिमाग में पूरी तरह से अध्यारोपित चीजें हो जाए। क्यों कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कोटेशन यदि है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्लानिंग आपकी समय की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए समय का पूरा मैनेज करें, कितने बजे उठना है, उसके बाद में अपन को यार गुरुजी ने कहिए भाई 5 + 3 = 8, तो 8 घंटे अपन को पढ़ना ही है। उसके बाद में यदि अपन को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो रिवाइज कर ले, और लगातार इस चक्र से गुजरना है। और आप चक्र से गुजरोगे तो आसानी से 4 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा सेकंड गेट का सिलेबस बाइंड अप हो जाता है। क्लियर? तो ये भी हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में पढ़ाई को रुचिकर बनाएं, दुनिया को जानने के लिए पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मजा आएगा। इस दुनिया में हम आए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस दुनिया को जानने के लिए पढ़े। शिक्षा क्या है? शिक्षा आपको इस दुनिया को जानने का एक तरीका है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आज से पहले जो पढ़ लिए, हम पढ़ रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। लगातार उसी से व्यक्तित्व का विकास होता है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। भला तू क्यों चमकता है? ट्यूबलाइट तेरे अंदर ऐसा क्या होता है कि रोशनी आ रही है? एसी तो किस प्रकार से है? जनरेटर तो क्या है? इस पूरी दुनिया को सीखें कि आखिरकार फिजिक्स तो क्या है, और इस संसार को बोला है भौतिक जगत, अर्थात फिजिक्स का संसार। तो इस फिजिक्स के संसार को समझें, और समझें इसलिए अपन को दोहरा लाभ होगा। तो एक तो चीज में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पता चलेगा कि यार कार चल रही है, तुझमें क्या त्वरण होगा, तुझमें रोकेंगे ब्रेक तो कैसे मंदन होगा, ब्रेक लगाने के बाद में तू कितनी दूरी तय करेगी। हर चीज में फिजिक्स है, और सब टॉपिक्स के अंदर ये सब कुछ इन्वॉल्व है। इसलिए मजा आएगा कि अपन उस चीज को दुनिया से रिलेट करें। इसलिए तो कहता हूं पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आता है, और मेरा फंडा रहता है कि हमेशा चीज को बिल्कुल एकदम जस्ट एज ए एंजॉय, मजे के रूप में पढ़ें। और मजे के रूप में पढ़ोगे तो निश्चित मानिएगा कि जिंदगी के अंदर अपन बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, और मजा भी अपन को आएगा। इसलिए कहते हैं कि मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। आज दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। आज भले ही थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन यकीन मानिएगा
कि उसके बाद में यदि हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी के अंदर आगे बहुत ज्यादा सुकून ही सुकून है। और कोई भी चीज नहीं आती है, उससे चुनौतीपूर्ण लड़ें, संघर्ष करें, और संघर्ष करोगे तो निश्चित तौर पर आप इस दुनिया के अंदर जो भी सोचते हो, जो भी परिवार वालों ने सोचा है, मां बाप की ख्वाहिशें, उन ख्वाहिशों को निश्चित तौर पर हम साकार करेंगे। लेकिन साकार करने के लिए आवश्यकता है कि हमको संघर्षशील बनना है, अर्थात चुनौतियों से, भले ही पाठ्यक्रम हो, भले ही तैयारी के लिए अपन को 7-8 घंटे निकालेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूरज बनकर चमकता है। अर्थात इस सूरज को भी पूरी रात से लड़ना पड़ता है, तब जाके वो सुबह चमकदार बनता है और दुनिया को प्रकाशित करता है कि जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूरज बनकर चमकता है। इसलिए हमेशा संघर्षशील बने, और संघर्षशील बनेंगे तो निश्चित मानिएगा कि जिंदगी के अंदर हमेशा सफलताएं और जो भी अपेक्षित लक्ष्य है, अर्थात जो भी माता पिता और परिवार की ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें निश्चित तौर पर साकार रूप लेगी। इसलिए कभी भी किसी भी जो चुनौती है उससे घबराना नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत मानो, क्योंकि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा इस चीज को याद रखो कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बस आपको यदि अपने बेहतर को निकालना है, बेहतर तो हो ही, लेकिन उसको निकालना है, दुनिया के सामने जाहिर करना है, तो पैदा करने की आवश्यकता है कि एक तूफान पैदा करो। एक समंदर है और अपने अंदर ये समंदर है, यदि इस समंदर के अंदर हम तूफान पैदा कर देंगे तो यकीन मानिएगा कि कोई भी हमको कभी भी सफलता से वंचित कर ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि समंदर को ठहरा देख, यह मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है। समंदर को ठहरा देख, यह मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। जिस दिन आप ठान लोगे उस दिन तो तूफान पैदा कर दोगे और सफलता के परचम लहरा दोगे। तो दोस्तों ये अपन ने जिक्र किया कि किस प्रकार से सेकंड ग्रेड आरपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके अंदर एक रणनीति के अंदर किन किन प्रकार की बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों ये जो भी मैंने बात बताई उनको मस्तिष्क में जीवित रखें और उनको क्रियान्वित भी करें। और यदि इनको हम क्रियान्वित करते हैं तो यकीन मानिएगा कि जिंदगी के अंदर हमको ये परीक्षा तो बहुत छोटी सी चीज है, सफलता दर सफलता मिलती जाती है। और ये परीक्षा भी एक बेहतरीन रैंक के साथ हम इसको भी इसके अंदर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक उज्जवल भविष्य की अभिलाषा के साथ। मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।